दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो एक राजनीतिक विचारधारा है, वामपंथ। भारत जब आजाद हुआ उसके पहले कांग्रेस और उसके पहले बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने युद्ध किए, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किए और भारत को आजाद कराया। उस समय एक ही लक्ष्य था, किसी तरह से स्वराज की स्थापना। अंग्रेजों ने जितने वर्ष भारत पर शासन किया, उस समय भारत के शासकों में शासन करने की कला धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। वे नीति नियामक तत्व जो एक शासन को चलाते हैं वह धीरे धीरे खोने लगे थे और हम सिर्फ संघर्ष करने लगे थे। इस बीच में फ्रांस में क्रांति हुई। मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग ने यह क्रांति की और वहां सत्ता हासिल की। ऐसी ही एक क्रांति रूस में भी हुई और पहली बार यह बात समझ में आने लगी कि जो सर्वहारा वर्ग है, जो गरीब तबका है, वह भी शासन कर सकता है। नीतियां होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इसी के कारण लोकतंत्र जैसी भावनाएं जोर पकड़ने लगी। भारतीय समाज में जहां ईश्वर को महत्वपूर्ण माना जाता है, ईश्वर की सत्ता को महत्वपूर्ण माना जाता है, लोकतंत्र जैसा विचार वरदान बनने लगा। पर इसके साथ ही वे राजनीतिक पंडित भी सक्रिय हो गए जिन्हें पिछले दरवाजे से सत्ता चाहिए थी। उनमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इन विचारधाराओं में अपने हिसाब से परिवर्तन किए और लोगों को यह समझाना शुरू किया कि सत्ता अगर पानी है तो किस प्रकार पानी है, चाहे वह धर्म के रास्ते से हो जैसा मुस्लिम लीग ने किया, या गरीबों के माध्यम से जैसा वामपंथियों ने किया। और इन सब का फायदा उठाया कांग्रेस ने, जिसने दोनों विचारों को अपने साथ में समाहित किया और सत्ता को प्राप्त किया। बहुत आसान सी विचारधारा है जिसमें जिस किसी के पास जो कुछ भी नहीं है उसे वंचित की श्रेणी में रखो, उसे उकसाओ, उसे बताओ कि या तो तुम इसे प्राप्त करो या जिन लोगों ने इसे प्राप्त कर लिया है उससे छीन लो। बहुत आसान है ये कहना और करना, और इसके लिए चाहे सशस्त्र क्रांति करना पड़े या किसी प्रकार का खून खराबा करना पड़े, इससे वामपंथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। भारतीय समाज में गरीबों की संख्या आजादी के पहले भी बहुत अधिक थी और आज भी अधिक है। क्यों? क्योंकि किसी विचारधारा ने इस बात पर सिलसिलेवार ढंग से कार्य ही नहीं किया कि इन गरीबों की गरीबी हटाई कैसी जाए। कांग्रेस, वामपंथी और फिर समाजवादियों ने लगातार ये नारे तो दिए कि गरीबी हटानी है, सबको समान रूप से बना देना है, मगर उसकी कार्य प्रणाली क्या हो यह उनकी समझ में कभी आया नहीं, यह वे कभी चाहते ही नहीं थे। वे सिर्फ ये कहते रहे कि कुछ अमीर लोग हैं, इनसे ले लेना है और गरीबों को दे देना है। गरीब किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से एक समाज औद्योगिक क्रांति करे या दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़े, इसकी कोई रूपरेखा उनके पास कभी नहीं रही। और इसीलिए वामपंथ एक ऐसी जमीन पर फलता फूलता रहा जहां गरीब लोग अधिक थे। कई ऐसे राज्य थे भारत में और 200 से ज्यादा जिले जहां गरीबों की आबादी को वामपंथियों ने बहुत अच्छे ढंग से अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने वामपंथ को फैलाया। भारत में वामपंथ की शुरुआत जिन क्षेत्रों में हुई उनमें पश्चिम बंगाल, केरल और दूसरे कई ऐसे राज्य थे। परंतु जैसा पूर्व में भी बताया गया कि वामपंथ में सिर्फ विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। कोई राष्ट्र नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई नीति नियामक संस्थाएं नहीं और नैतिकता की तो बात ही नहीं होती। वे सभी लोग जो वामपंथ के इन फायदों को लेकर नेतृत्व के रूप में आगे चलते हैं, वे धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। हालांकि वे दिखावा इस प्रकार करते हैं जैसे वो सर्वहारा के करीब है। वे गंदे कपड़े पहनेंगे, वे छोटे छोटे घरों में रहेंगे,
वो इस प्रकार का दिखावा करेंगे जैसे वो सामान्य लोगों के बीच में है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा होता है। उनका नेतृत्व कभी नहीं बदलता और उनकी विचारधारा भी कभी नहीं बदलती। विघटन उनकी विचारधारा का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर आपकी बात कोई नहीं मानता है तो आप उसकी हत्या कर दें। भारत में माओवादी आंदोलनकारियों ने सन 2000 से 2014 के बीच 8,500 से ज्यादा गरीब आदिवासियों को और लोगों को मार डाला। इनमें सिर्फ गांव में रहने वाले लोग ही नहीं थे, ये शहर में भी सक्रिय होते हैं। कई बार इनको अर्बन नक्सल भी कहा जाता है। हालांकि इस शब्द को वह मान्यता नहीं मिली, परंतु उसके बावजूद भी यह हर कहीं मौजूद है। वामपंथ का राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं होता। वे राष्ट्रवाद की विचारधारा या ऐसी किसी विचारधारा को भी नहीं मानते जो लोगों को जोड़ती हो। एक लाइन की बात कि अगर कोई चीज आपको अच्छी ना लगे उसे तोड़ दें, और जब तक आप पूरी तरह से कुछ बिखेर नहीं देंगे, जब तक आप नया कुछ नहीं बना पाएंगे। बिखेरते तो वे कई जगह है, उन्होंने बनाया क्या यह कम से कम भारत में तो नहीं दिखता। पश्चिम बंगाल में 1977 से 2011 तक करीब 35 वर्षों तक वामपंथियों ने शासन किया। आप कलकत्ता या दुर्गापुर जैसे एक दो शहरों के अलावा किसी महत्वपूर्ण शहर का नाम नहीं जानते होंगे। और उसके बाद आज तक टीएमसी ने भी शासन किया, मगर वामपंथियों के शासन के समय कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ा औद्योगिक घराना वहां नहीं बनता। वहां की गरीबी की स्थिति इतनी भयावह थी कि आज भी उन क्षेत्रों में जाकर आप देखें तो लोगों के पास अच्छे घर या मूलभूत सुविधाओं की कमी दिखती है। जो सुविधाएं अभी पिछले 10 वर्षों में पहुंचाई गई हैं, उनके कारण वह क्षेत्र में आप जा तो सकेंगे, परंतु वामपंथी विचारधारा अभी भी पूरी तरह से वहां बाहर नहीं हुई है। इसी प्रकार त्रिपुरा में 1993 से 2018 तक वामपंथियों की सरकार रही और वही स्थिति त्रिपुरा की भी रही कि कहीं कोई बड़ा औद्योगिक घराना त्रिपुरा में नहीं दिखता। केरल में आज भी वामपंथियों की सरकार है। केरल के लोग पूरे विश्व में जाकर काम करते हैं। बड़े औद्योगिक घराने वहां जाने से डरते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है वहां की ट्रेड यूनियंस। ये ट्रेड यूनियंस इस प्रकार काम करती हैं जैसे वे मालिक हो। उनको समझा दिया गया है कि चूंकि आप मजदूर हैं इसलिए आप मालिक हैं। आप मालिकों को कभी भी परेशान कर सकते हैं, आप कभी भी काम रोक सकते हैं, आप मन चाहे वेतन मांग सकते हैं, और अगर मालिक नहीं देगा तो आपके पास हड़ताल करने का विकल्प है। और इन्हीं कारणों से औद्योगिक घराने ऐसे क्षेत्रों में जाने से डरते हैं और वामपंथियों के विचार आगे बढ़ते जाते हैं। दरअसल वामपंथी उस अमरबेल पैरासाइट्स की तरह है जो दूसरे के खून पर पलते हैं। वर्तमान भारतीय सरकार में नक्सलवाद, जो कि वामपंथियों की एक शाखा है, उस पर कठोरता से निर्णय लिए हैं। आज कुछ ही जिले ऐसे बचे हैं जिसमें संभवतः उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जिले हैं जहां पर वामपंथियों की यह शाखा पनप रही है या बची हुई है। बहुत जल्दी इनको भी उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ये हथियार लेकर चलते हैं, ये लोगों को मार डालते हैं, इनका कानून और देश पर कोई भरोसा नहीं होता। आश्चर्य इस बात का है कि उसके बावजूद भी इनके पैरोकार सार्वजनिक रूप से चैनलों पर खड़े होकर इनको बचाने का प्रयास करते हैं। भारतीय सभ्य समाज को समझना होगा कि अगर आगे बढ़ना है तो इस प्रकार की विचारधारा को कितनी जल्दी हमारे बीच से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। वामपंथ हमेशा यह नाटक करता है कि सरकारें मजदूरों की होंगी, किसानों की होंगी, गरीबों की होंगी, मगर जहां 25-25, 50-50 सालों से वामपंथी हैं, वहां पर गरीबों की स्थिति कैसी है, मजदूरों की और किसानों की स्थिति कैसी है, इसे समझा जा सकता है। यहाँ तक कि मूलभूत सुविधाओं को भी, जैसे सड़क, पानी और बिजली भी, ये उस क्षेत्र में नहीं पहुंचाने देते, क्योंकि इससे वे लोग जिनके ऊपर ये शासन करते हैं या प्रभाव रखते हैं, उन्हें आज की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों से समझाया जा सकता है, इसलिए वे उसे काट देते हैं। ऐसे लोग न केवल समाज के दुश्मन हैं, बल्कि देश के भी दुश्मन हैं।
आइए हम सब मिलकर वामपंथ को करीब से समझें और जितनी जल्दी हो सके इस विचारधारा के लोगों को समाज से उखाड़ कर फेंक दें। ये हमारे देश के विघटन के लिए और इसे पीछे ले जाने के लिए एक कोड़ की तरह है। अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे ये स्वयं समाप्त हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वे वर्ग जो कमजोर हैं उनकी उन्नति के लिए शिक्षा है, उनकी उन्नति के लिए स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र है और यही एकमात्र तरीका है उनके उत्थान का। बंदूकें किसी भी चीज का हल नहीं हो सकता। हत्या, लूटमार या उस पूरे क्षेत्र को सारी सुविधाएं से वंचित कर देना किसी भी बात का जवाब नहीं हो सकता। आप में से जो लोग भी वामपंथ को आज तक नहीं जानते थे, वे वामपंथ को एक बार पढ़ने का प्रयास करें ताकि इनके विचारों को आप गंभीरता से समझें और उन लोगों को जो कांग्रेस और समाजवादी जैसी विचारधाराओं में एडजस्ट हो गए हैं और इन विचारों को लेकर धीरे धीरे सभ्य समाज में आज भी जहर की तरह फैल रहे हैं, उनको भी चिन्हित कर सके। सामाजिक समानता के नाम पर जो वैमनस्य ये फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उसे समझने का प्रयास करें और देश हित में कार्य करें और आवाज उठाएं। धन्यवाद।